वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन। तो गाइज कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और दीपावली के शुभ अवसर पे भी बहुत मेहनत करते होंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी आप सबके बीच है ये 2.0 जो BPSC है, इसको आपको किसी तरह से किसी भी हाल में क्रैक करना है। तो आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ इतिहास, जो कि क्लास 11th का है। और ये 11th क्लास का आपका टोटली आज जो है महामैराथन क्लास है ये, और इसमें आपको टोटली जो है कि सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आशा है कि अगर इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, तो आशा है कि 11th से अगर पूछा गया सवाल कोई वह छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला चैप्टर जो है ये आपका हमारे जो समाज का विकास हुआ, पृथ्वी पे जीवन का उत्पत्ति हुआ, उसी से संबंधित है। तो ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके बीच। तो पहला ऑब्जेक्टिव है जैव विकास के सिद्धांत का जनक माना गया है। तो किसे माना गया है? तो ये आपका माना गया है लेमार्क, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी पर 3 अरब वर्ष पूर्व सूक्ष्मतम जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्राजीव युग में। अच्छी तरह से आप देखते जाइए इसको और सॉल्यूशन करते जाइए। नेक्स्ट है भारत का शिवालिक पहाड़ियों से 1934 में जो मिला है, ये कौन सा मिला है? 1934 में एडवर्ड लुईस मोधे ने जो किस जीवाश्म खोजा है, वो कौन सा खोजा है? तो ये हो जाएगा आपका रामापिथिकस। 4 नंबर सवाल है पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस नामक यूजीन डुबॉय ने किसे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा जावा कपी। फिर नेक्स्ट सवाल आपके पास 5 नंबर का सवाल है चीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है। तो पीकिंग नामक खोज से संबंधित है इनमें से सभी जे एंडरसन, डेविडसन ब्लैक, WC फेई, इन सभी ने मिलकर क्या किया था? चीन ने पीकिंग मानव की खोज किया था। नेक्स्ट सवाल है निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फ्लोटार्ट ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो कहाँ से प्राप्त किए थे? जर्मनी से किए थे। रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका के बेचुआनालैंड की टांग घाटी से 1924 ईस्वी में किसने जीवाश्म प्राप्त किए थे? तो ये किए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? तो ये भी क्या माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चलिए 9वां नंबर सवाल है आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? तो ये क्या गया आपका निएंडरथल मानव के द्वारा, चूँकि 8 नंबर हो गया था। सॉरी 8 नंबर का एक क्वेश्चन जो है था, ये प्रथम दार्शनिक मानव जो था निएंडरथल मानव को माना जाता है, निएंडरथल मानव को माना जाता है। और आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था निएंडरथल। ये दोनों का आंसर 1 होगा। चलिए मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? तो कब क्या था आरंभ? तो नवपाषाण काल में। दक्षिण एशिया में लोहे के प्रयोग से पहले तांबे का प्रयोग हो चुका था। दक्षिण एशिया में लोहे का प्रयोग से पहले तांबे का प्रयोग हो चुका था। क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही है। फिर है आज के मानव किस प्रजाति के हैं? तो आज के मानव जो है ये आज के मानव होमोसेपियंस। चलिए 13 नंबर सवाल है निम्न में से किस देश में से गुफा चित्र मिले हैं? तो किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? तो ये आपका मिला है जर्मनी। समर्थ की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है? समर्थ की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा आपका डार्विन। मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था अफ्रीका में। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? तो ये आपका मिला है नवपाषाण काल में। चलते सवाल नंबर 17 नंबर सवाल का था अल्टामिरा गुफा चित्र जो है किस देश में है? तो ये आपका हो जाएगा स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में है। फिर है अग्नि का उपयोग मानव के कितने वर्ष पहले आरंभ किया था? तो कितने वर्ष पहले क्या था? ये क्या था? 14 लाख वर्ष पहले। होमो हेबिल के जीवाश्म मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? ओमो एवं ओल्डुवर्ड से। फिर 20 नंबर है होमो इरेक्टस के प्राचीन में हो गया है। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला आपका एशिया तथा अफ्रीका से। वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। यूजीन डुबॉय ने जावा कपी मानव जीवाश्म प्राप्त किया था। कहाँ से कब किया था? 1891 में।
फिर 23 नंबर है नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 7000 ईसा। चलिए 24 नंबर सवाल का था सिलाई वाली सुई का आविष्कार हुआ था। सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 21,000 वर्ष पहले। स्वर तंत्र का विकास हुआ था, कब हुआ था? 2 लाख वर्ष पहले। निम्न पुरापाषाण काल की अवधि मानी जाती है। निम्न पुरापाषाण काल की अवधि कब मानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका 25 लाख से 1 लाख। 25 लाख से 1 लाख। चलिए 27 नंबर सवाल कहता है साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ था। तो होमोनिड्स का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका से। कौन औजार बना सकते थे? तो कौन औजार बना सकते थे? तो होमिनिड। कौन बना सकते थे? होमोनिड। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है आदमी। क्या होता है? आदमी होता है। अब 30 नंबर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई थी कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। चलिए 31 नंबर सवाल आपके पास है निम्न में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? पाषाण औजार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मिट्टी का बर्तन। बाकी ये सब पाषाण औजार है। गरास है, पत्थर का किनारा है, हाथ कुल्हाड़ी है। निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातत्वीय अभिलेखों में मिलता है? तो ये मिलता है संग्रहण। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? तो 50 लाख वर्ष पहले। चलिए 34 नंबर सवाल आपके पास है विकासवाद का सिद्धांत की रचना किसने किया? विकासवाद के सिद्धांतवाद की रचना चार्ल्स डार्विन ने किया था। होमो निएंडरथालोसिस की जीवाश्म पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं? तो ये आपका पाया गया निएंडरथल घाटी से। हमें प्रथम होमिनिड का साक्ष्य मिलता है। हमें प्रथम होमिनिड का साक्ष्य मिलता है, ये मिलता है 50 मिलियन वर्ष पहले। हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है कब? 50 मिलियन वर्ष पहले। चलिए और जर्मनी के नगर की हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा जाता है होमो हिडलबर्गेसिस। सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार जो हुआ था ये हुआ था किस में हुआ था? ये हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा चार्ल्स डार्विन ने। तो गाइज इस तरह से मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब दूसरे चैप्टर की ओर हम रुख करते हैं। दूसरा चैप्टर आपके पास जो है प्रारंभिक एवं शहरी समाजों का स्वरूप। प्रारंभिक शहर एवं शहरी समाजों का स्वरूप। तो चलिए इससे फटाफट क्वेश्चन जो है कि सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच है। पहला क्वेश्चन निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में बोला जाए तो वो कौन सा है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेर सभ्यता। कौन सी थी? सुमेर सभ्यता थी। कौन सी थी? सुमेर सभ्यता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये हुआ है दजला फरात। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? ये डिगिरडामो। ये आपका हो जाएगा ये एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? लुगल जग्गिसी। किसने? लुगल जग्गिसी। 5 नंबर सवाल आपके पास है उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी किसे कहा जाता था? इन्निनी। किसको कहा जाता था? इन्निनी। किसको कहा जाता था? इन्निनी। और 6 नंबर है गुड़िया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना है तो एक कविता रची। बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी था? तो ये था आपका लगास। कौन सा? लगास होगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो मर्दुक को। किसको? मर्दुक। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक। चलिए 8 नंबर सवाल अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो किस वर्ष बैठा था? तो ये हो जाएगा आपका 2350। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहता है मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो ये कैसी थी? किलाक्षर लिपि या किलाक्षरी लिपि। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो ये थी गेहूँ। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इन्नाना। क्या कहा जाता था? इन्नाना। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि थी किलाकार लिपि। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो बेबीलोन की है। पीली नदी किसे कहा गया है? वांगहो। किसको? वांगहो को कहा गया है। किसको कहा गया है? वांगहो को कहा गया।
और विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिले हैं? कृषि संबंधी अभिलेख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निपुर। क्या कहा जाता है? निपुर कहा जाता है। चलिए 16 नंबर सवाल है, इनमें से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई है? तो कब हुई है? ये हुई है 5000 वर्ष पहले। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध था, किससे था? प्रेम और युद्ध से। अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये असीरिया के शासक थे। चलिए फटाफट। और 19 नंबर का आता है सवाल, मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधी थे। मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधी थे, तो किससे थे? तो ये आपका हो जाएगा चंद्र से। उर देवता चंद्र भगवान को कहते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में। गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो किससे है संबंध? ये है मेसोपोटामिया से, गिलगामेश। चलिए 22 नंबर है, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशुरबनीपाल। कौन था? अशुरबनीपाल। जिगुरात का संबंध में से किससे है? जिगुरात का संबंध, तो ये है आपका मेसोपोटामिया से है। 24 नंबर सवाल कहता है, षटदशमिक प्रणाली की सभ्यता से संबंधित है। तो किस सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। चलिए 25 नंबर सवाल कहता है, किलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा का नाम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सुमेरियन। कौन सा है? सुमेरियन। मेसोपोटामिया से उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? यूनानी भाषा से। 28 नंबर सवाल कहता है, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। कब बन गया? ये बन गया 2000 ईसा पूर्व के बाद। किस नगर में वाड़का शीर्ष मिला है? किस नगर में वाड़का शीर्ष मिला है? उरुक। किस नगर में? उरुक में। महाकाव्य गिलगामेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 12 पट्टिकाओं में। चलते सवाल नंबर 31 नंबर सवाल कहता है कि मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में कब आने लगे थे? ये आपका आने लगे थे 3000 ईसा पूर्व में, लगभग 3000 ईसा पूर्व में ये आने लगे। पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी, कहाँ से मिली थी? उरुक से। और अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया के। कहाँ के थे? असीरिया के। इस तरह से ये हमने प्रारंभिक एवं शहरी समाजों का स्वरूप का 33 क्वेश्चन देखा। अब शुरू करते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। रोमन साम्राज्य से संबंधित कुछ 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व से 600 कितना था? 27 ईसा पूर्व से 600 के बीच था। ये आपका टोटल बोला जाए तो इसका जो शासनकाल था रोमन साम्राज्य कब से कब तक था? 27 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इतना के बीच की हमने अभी चर्चा करेंगे। 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, ये खास करके अभी हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला सवाल आपके पास है कि रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करते थे? तो किस देवी की पूजा करते थे? वेस्ता। यानी रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार में चूल्हे की किस देवी की पूजा करते? यानी चूल्हा किसको मानते थे? कौन सा देवी को? वेस्ता देवी को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? तो कौन था? ये था वेस्ता। फसलों की देवता करने वाला कौन था? वेस्ता। कोलोसियम था। कोलोसियम क्या था? तो ये था आपका एक अखाड़े का नाम। कोलोसियम क्या था? एक अखाड़े का नाम था। फोरम के बारे में सत्य कथन क्या है? फोरम के बारे में सत्य कथन क्या है? तो यहाँ सीनेट की बैठक होती थी, बिल्कुल सही है। यहाँ गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती, बिल्कुल सही है। रोमन सम्राटों को फोरम के निर्माण में अत्यधिक रुचि थी, भी सही बात है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल कहता है जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर कौन था? तो ये सभी था। क्या सभी था? तो सेनापति का काम था, एक इतिहासकार भी था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था। क्लियोपेट्रा का भी प्रेमी था, अर्थात जूलियस सभी चीज़ था। ऑप्शन डी। जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे। जूलियस सीजर द्वारा इतिहास ग्रंथ थे कौन? तो गाथिक युद्ध और गृह युद्ध। गाथिक युद्ध, गृह युद्ध। जूलियस सीजर द्वारा रचित यही दोनों था, गाथिक युद्ध और गृह युद्ध। पैंथियन क्या था? पैंथियन क्या था? एक मंदिर था। क्या था? पैंथियन एक मंदिर था।
8 नंबर सवाल है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सा कौन था? प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ये गैलन। कौन था? गैलन। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जुलाई का माह, तो ये पड़ा आपका जूलियस सीजर। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ गया? जूलियस सीजर। 10 नंबर सवाल का था, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ये बहुत अच्छा है, और ये हो जाएगा आपका नीरो। क्या हो जाएगा? नीरो। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन शासक बांसुरी बजा रहा था? नीरो बजा रहा था। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर का आता है, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन। किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास 12 नंबर कहता है कि क्लियोपेट्रा किस वंश का राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो टॉलमी। कौन से वंश की? टालमी वंश के थे। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट आगस्टस था। कौन था? आगस्टस। इनमें से कॉन्स्टेंटिनोपुल नाम नगर किसने बताया? कॉन्स्टेंटिनोपुल नगर किसने स्थापित किया? तो किसने किया? तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन जो है चीन का था। आगस्टस का मूल नाम क्या था? इसका आखिर मूल नाम जानना चाहिए। ऑक्टोबियन। क्या नाम था? अगस्टस का मूल नाम ऑक्टोबियन। 17 नंबर कहता है 73 ईसा पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? स्पार्टाकस। कौन था? स्पार्टाकस। 18 नंबर सवाल कहता है जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो जूलियस सीजर जो था यूनान का शासक था। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो कब आसीन हुआ? तो ये 27 ईसा पूर्व में। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर 27 ईसा पूर्व में। रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये हुआ था लगभग 510 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 510 ईसा पूर्व। 21 नंबर सवाल का था ईसा को मृत्यु दंड दिया गया। ईसा मसीह जो था इसको कब मृत्यु दंड दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 30 ईस्वी में। कब दिया गया? 30 ईस्वी में। 22 नंबर सवाल ईरान में ससानी वंश का उदय हुआ था। ससानी वंश का उदय कब हुआ था? तो 22 का हो जाएगा ये आपका 225। चलिए 23 नंबर कहता है एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? 410। कब किया था? 410 ईस्वी में एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया था 410 ईसा ईस्वी में। 24 नंबर कहता है कि ऑक्टेवियन रोम का शासक बना। ऑक्टेवियन रोम का शासक कब बना? तो ये बना था आपका 27 ईसा पूर्व में। कब बना था? 27 ईसा पूर्व में। फिर कहता है रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया। रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 395 ईस्वी में। 3वीं शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो ये विदेशी बर्बर। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। 28 नंबर सवाल का आता है रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? तो किस में बांटा गया था? तो किस सदी में? 3री सदी में। रोमन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है टाइबर। रोमन नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर में। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश में फैला हुआ था? तो रोम साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? रोम साम्राज्य। 31 नंबर सवाल कहता है प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे तो कैसे थे? तो ये बहुदैववादी थे। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो कौन था? तो अगस्टस। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था कहाँ हुआ था? तो सभी में हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। 34 नंबर सवाल कहता है रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था। रोमन में जो अर्थव्यवस्था था वो किस पर आधारित था? तो ये हो जाएगा आपका दास श्रम पर था। 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? डायोक्लिशियन ने 4 राजाओं वाली प्रणाली प्रारंभ किया था। एम्फोरा क्या था? तो ये आपका हो जाएगा मिट्टी का कंटेनर। एम्फोरा क्या था? मिट्टी का कंटेनर। 37 नंबर के लिए देखते हैं सवाल नंबर 37।
ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? किसने? तो कांस्टेंटाइन ने। किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डीएस की उपाधि धारण किया? डोमिनस एट डीएस की उपाधि धारण किया। तो ये किसने किया था? डायोक्लेशियन। किसने किया था? डायोक्लेशियन। 39 नंबर कहता है कि पैक्स रोमाना क्या था? पैक्स रोमाना क्या था? ये था स्वर्ण काल, पैक्स रोमाना। 40 नंबर सवाल कहता है एकल परिवार क्या है? 40 नंबर क्या कहता है? एकल परिवार क्या है? तो ये है पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, अर्थात सभी। एकल यही होता है ना, और संयुक्त में तो सभी होता है, दादा दादी सब मिल के रहता है। गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो गृह युद्ध का अर्थ होता है शस्त्र विहीन संघर्ष। गृह युद्ध का अर्थ मतलब घर में ही अपने ही देश में लड़ता है, आपस में बात में लड़ते हैं, इसे कहते हैं गृह युद्ध। कभी ये भयानक भी हो सकता है। 42 नंबर कहता है 31 ईस्वी पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। क्या मतलब सम्राट अपने आप को नहीं घोषित किया, तो क्या किया अपने आप को? तो ये अपने आप को किया प्रिंसेप्स। और 43 नंबर अंतिम है, ये रोमन 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के बारे में। तो ये है किसने शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा आपका लियो थर्ड। क्या हो जाएगा? लियो थर्ड। इस तरह से आपका ये 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य का मैंने टोटल 43 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है, चलिए अब आपके बीच है 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य। अब हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? ईरानी साम्राज्य के बारे में। तो ईरानी साम्राज्य से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप तक फैला है। तो ये हो जाएगा आपका रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। जैसा कि अभी रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे थे, ये दोनों है। ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना है? तो मध्य एशिया किसने माना है? तो ये हो जाएगा आपका मैक्स मुलर ने, श्रेयस और रिचर्ड टेम्पल, ये सभी ने क्या माना है? ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। चलिए 3 नंबर, आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिणी स्थित किर्गिज नामक घास के मैदान किसने माना है? तो किसने माना है? तो ये होगा ब्रेंडेस्टीन। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ? यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक, यानी कि यूरोप में दक्षिण में है किर्गिज नामक घास का मैदान, ब्रेंडेस्टीन ने कहा। जैन अवस्था किसका प्रमुख है? तो जैन अवस्था किसका है? ईरानियों का। जैन अवस्था प्रमुख धर्म ग्रंथ किसका है? ईरानियों का है। ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका हो जाएगा एक बताना। कहाँ थी? एक बताना, ये आपका हो जाएगा। 6 नंबर सवाल कहता है फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी क्या था? तो ये था सूसा। फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी का नाम बोलेगा तो सूसा। चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल कहता है कि मीडिया सम्राट ऊव अक्षत्र के बारे में सत्य बताए। मीडिया सम्राट कौन था? ऊव छत्र के बारे में बताना है। तो इसका सही आप आंसर देखेंगे तो इसमें बिल्कुल सभी कथन सही है। जैसे कैलेडियन नरेश नेबोपोलस 625 से 604 ईसा पूर्व के साथ मिलकर 612 ईसा पूर्व तक सीरिया साम्राज्य को सदैव के लिए समाप्त किया। बेबीलोनियन सम्राट नेबूसड्रेजर 605 से 563 ईसा पूर्व से अपनी पुत्री का विवाह किया। अपने पुत्र स्तुवेगु 584 से 550 ईसा पूर्व से लीडियन राजकुमारी का विवाह संपन्न किया। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सही है। 8 नंबर सवाल कहता है कि किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक अलेक्जेंडर से किया गया? तो किसका किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका साइरस। किस ईरानी सम्राट ने भारत के सिंध और पंजाब को जीतकर ईरानी साम्राज्य का अंग बनाया? तो ये हो जाएगा आपका डेरियस प्रथम। चलिए तो 10 नंबर सवाल कहता है कि किस युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईसा पूर्व परास्त किया था? तो ये हो जाएगा मैराथन
किस युद्ध में? तो मैराथन युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईसा पूर्व परास्त किया। सिकंदर ने रोक्साना से विवाह किया। सिकंदर ने किससे विवाह किया? रोक्साना से विवाह किया। रोक्साना किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? तो ये है डेरियस तृतीय की। ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता है? ईरान के कौन से सम्राट जिसको लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डेरियस प्रथम। फर्स्ट डेरियस प्रथम। चलिए 13 नंबर सवाल कहता है अहुर माजदा कौन था? अहुर माजदा कौन था? तो ये भगवान था अहुर माजदा। मैराथन का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? अभी तुरंत हुआ था। ऑप्शन 490। कार्दिया का युद्ध हुआ था। कार्दिया का युद्ध हुआ था 635 ईस्वी में। 635 कार्दिया के युद्ध 635 में। ईरानी कांटेदार लिपि की वर्णमाला में कितने अक्षर विकसित किए गए? तो कितने अक्षर विकसित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका 36 अक्षर। ईरानी शासक में युद्ध के समय किस आयु वर्ग के स्वस्थ व्यक्ति को सेना में भर्ती होना पड़ता? तो ये हो जाता आपका 15 से 50 वर्ष। यानी ईरानी शासक युद्ध के समय किस आयु के वर्ग के स्वस्थ व्यक्ति को सेना में भर्ती करता था ईरानी शासक ने? तो ये जिसका उम्र 15 से 50 के बीच में उसी को सेना में भर्ती करता था। और 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य ईरानी साम्राज्य का अंतिम सवाल है गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? जैसा कि पिछला भी क्वेश्चन था शस्त्र विहीन संघर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इस्लामी साम्राज्य का उदय एवं धर्म युद्ध। अर्थात इस्लाम धर्म किस तरह से आया, वहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सवाल इससे है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक था हजरत मोहम्मद साहब। अरब कबीले के कौन सी जाति से संबंधित था? तो ये कौन सी जात से था? तो बद्दू। कौन सी जात? बद्दू से था। अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया? तो कौन से साम्राज्य में योगदान दिया? तो असीरियन साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, अरब साम्राज्य। या कहने का मतलब कि जो अरब कबीले बद्दू जाति के लोग थे, इसने इन सभी में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट सवाल है कि मक्का के बारे में सत्य कथन आपको चुनना है। तो मक्का क्या है, इसके बारे में आपको चुनना है। तो यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां काबा स्थित है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह भारत से लाल सागर होकर कुस्तुनतुनिया जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी, इनमें से सभी सही है। इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? ये आपका होता था 340। इसका ऑप्शन हो जाएगा 340 होगा। 340 देवी देवताओं का पूजा होता था। कहाँ? इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में। काबा में कितने देवी देवता का? 340 देवी देवता का होता था। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सवाल है कि मक्का की देवी थी, तो मक्का की देवी कौन थी? तो आपका हो जाएगा मनात, अल उज्जा, अल ताल। मनात, अल उज्जा, अल तात, इनमें से सभी, ये टोटल हो जाएगा मक्का की देवी। 6 नंबर का था अरबों की बद्दू जाति की गृह देवी एवं धन धान की देवी किसे मानता थे? किसे मानते थे वो लोग? धन धान की देवी और गृह देवी। तो इसे मानते थे किसको? मनात को। किसको? मनात को। मोहम्मद साहब के बारे में सत्य कथन को आपको चुनना है ना? तो इसके बारे में सत्य कथन चुनना है। क्या चुनना है? मोहम्मद साहब के बारे में। उन्होंने अपने से उम्र में बड़ी मक्का के एक धनी व्यापारी की विधवा से विवाह किया। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मदीना में उन्होंने कई शादियाँ की। ये भी सही है। मोहम्मद साहब के बाद बनने वाले दोनों ही खलीफा उनकी पत्नियों के पिता थे। सही बात है। उपयुक्त में सभी कथन, इसका मतलब इस उपयुक्त में से सभी कथन हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है मोहम्मद साहब ने क्या एकेश्वर पर बल दिया? बिल्कुल सही बात। मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये भी बिल्कुल सही है। कहा कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वह स्वर्ग बहिष्ठ जाएगा, जो नहीं करेगा वह नरक दोखज की आग में जलेगा। उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर कहता है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। 10 नंबर है पैगंबर मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था ये? अमीना।
पैगम्बर मोहम्मद की सॉरी ये माता थी, माता का नाम अमीना। 11 नंबर सवाल कहता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन से थे? पैगम्बर मोहम्मद। पैगम्बर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम आप लोग बताइए, ये होगा हसन। क्या होगा? हसन। निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो प्रथम धर्म युद्ध कौन था? तो ये आपका था सीरिया में एंटिओका और जेरूसलम पर कब्जा। ये इम्पोर्टेंट था, प्रथम धर्म युद्ध हुआ था सीरिया में एंटिओका और जेरूसलम पर कब्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर सवाल कहता है कि पैगम्बर मोहम्मद की पत्नी का नाम बताइए। पैगम्बर मोहम्मद की पत्नी का नाम था खदीजा, जो अपने से बहुत बड़ी, जो अपने से बड़ी जो औरत थी, विधवा औरत, उससे शादी किया था। निम्न में से कौन पैगम्बर मोहम्मद साहब के दामाद बने? तो आखिर उससे जो बेटा हुआ उससे दामाद होना चाहिए, तो उसका दामाद जो था उसकी बेटी, और दामाद के बारे में ऐसे जान लीजिए 15 का 10 सिराज, उसकी बेटी का पति जो है, इसका जो दामाद हुआ वो हुआ सिराज। अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 650 एडी में। कब? 650 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 600। अब्बासी क्रांति कब हुआ था? 650 एडी में। पैगम्बर मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? ये हुआ था आपका 625 एडी में। कब हुआ था? 625 एडी। 18 नंबर सवाल कहता है मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन बना? तो कौन बना था? तो ये हो जाएगा आपका अबू बकर। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 570 ईस्वी में। मक्का वासी काबा सहित कितने देवी देवताओं को मूर्ति पूजा करते थे? तो ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, तो ये हो गया आपका 340। जब मोहम्मद साहब की मां का देहांत हुआ उसमें मोहम्मद साहब का उम्र कितना था? कितना था उसका उम्र? मात्र 6 साल। इस 6 साल में इसकी मां मर गई, अमीना बेगम। विश्व में अरबों से पहनना सीखा। विश्व ने अरबों से पहनना सीखा। क्या पहनना सीखा? तो ये हो जाएगा मौजा एवं कमीज। मौजा एवं कमीज। इस्लामी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या था? ये था व्यापार। और 24 का था अरबों ने कागज़ बनाना सीखा। अरबों ने कागज़ बनाना किससे सीखा? चीन से सीखा। 25 नंबर सवाल कहता है पैगम्बर साहब का मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका होगा मक्का में, और मदीना जो गया था। चलिए 26 नंबर सवाल का क्या कहता है? तो 26 नंबर सवाल कहता है कि अंतिम खलीफा कौन था? तो अंतिम खलीफा कौन था? तो ये होगा अली। पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर। पैगम्बर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 595 ईस्वी में। 29 नंबर सवाल का था इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो क्या कह के कहा था? महदी। क्या कहा जाता था? महदी। 30 नंबर सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन, तो ये हो जाएगा आपका 8वीं। फिर है इराक स्थित है। इराक कहाँ है? तो एशिया में। कहाँ है? इराक कहाँ स्थित है? एशिया में है। 32 नंबर सवाल है मक्का कहाँ है? तो ये मक्का आपका कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीप में। 33 नंबर सवाल का था इस्लाम का उदय कब हुआ? तो ये है आपका 7वीं शताब्दी, यानी 600 से 99 के बीच में। मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़ मदीना जाने की घटना को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया हिजरत। क्या कहा गया है? हिजरत। किस खलीफा की हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? ये हो जाएगा आपका अली, अंतिम जो था। 36 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से प्रथम धर्म युद्ध था, तो कौन सा धर्म युद्ध था? ये हो जाएगा सीरिया में एंटिओका और जेरूसलम का। ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन हो चुका है। खंदक का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 627 एडी में, यानी ईस्वी में। और 38 में गैर मुसलमानों को कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ये कहा जाता है जिम्मी। कुरान की रचना किस भाषा में हुई है? कुरान की रचना अरबी भाषा में
हुई है। इस तरह से इस्लामी साम्राज्य का उदय एवं धर्म युद्ध के बारे में हमने 39 क्वेश्चन बताया। और नेक्स्ट जो आपका, चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है ये यायावर मंगोलों का साम्राज्य 13वीं से 14वीं सदी के बीच का है। ये 13वीं से लेके 14वीं सदी के बीच का है। और इसमें खास करके हम मंगोल के बारे में पढ़ेंगे जो चीन का है। और मंगोल जो खास करके भारत पे विशेष क्या कहा जाए आक्रमण किया है। और चलिए उसी पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपके बीच है कि निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी। खानाबदोश जाति कौन सी थी, तो इसमें से सभी हो जाएगा हून, मंगोल, शक। खानाबदोश जाति कौन कौन था, हून, मंगोल और शक। मंगोलों का प्रिय पशु का नाम बताना आपको, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा। प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था। 3 नंबर है खानाबदोश यूची कबीले की किस शाखा से ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, तो क्या हो जाएगा ये कुषाण। क्या हो जाएगा, कुषाण। खानाबदोश यूची कबीले की किस शाखा ने भारत में साम्राज्य बोले थे ना, तो ये खाना में कबूल कबीले की किस शाखा ने, तो ये कुषाण। खानाबदोश हून जाति से निकली हुई जातियाँ थी, क्या नाम था। क्या सवाल कहता है कि खानाबदोश हून जाति से निकली हुई जाति, हून जाति से कौन कौन निकला है जात, तो ये निकला है मंगोल, तुर्क, तातार। उपयुक्त में सभी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। किस घुमंतु जाति के आक्रमण से बचने के लिए सिहांगती ने चीन में महादीवार का निर्माण किया था। किसने किया, हून ने। चीन में हान वंश के शासक मिंग 58 से 75 ईस्वी द्वारा भारत से बौद्ध ग्रंथ एवं बौद्ध भिक्षु बुलाने पर कौन बौद्ध भिक्षु चीन की राजधानी लियांग गया, तो कौन गया, तो ये हो जाएगा आपका ओबो। क्या हो जाएगा, कश्यप और धर्मरत्न। चीनी लोग किस यायावर जाति को हुंगनू कहते थे। चीनी लोग किस यायावर जाति को क्या कहते थे, हुंगनू कहते थे। तो किसको कहते थे, ये कहते थे आपका हून को, हून को। किस कैथोलिक साधु ने मंगोल को भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कठिनाई पर प्रकाश डाला था, तो ये हो जाएगा आपका कार्डपीनी। चलिए 9 नंबर सवाल कहता है मंगोल का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब किस पशु के दूध से बनाती थी, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ी। ये जो कुमिस एक प्रकार का शराब होता था, ये किसे, घोड़ी के दूध से बनता था। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, ये जो थे उइगुर। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु उइगुर। चंगेज खां मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे, तो किस कबीले से थे, तो ये था हून से। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये कौन था, चंगेज खान। कौन था, चंगेज खान। चलिए 14 नंबर सवाल का था ओलुन इके कौन थी। ओलुन इके कौन थी, तो ये था चंगेज खान की पत्नी। ओलुन इके कौन थी, तो चंगेज खान की पत्नी। चंगेज खान ने अपनी राजधानी स्थापित किया, तो कहाँ स्थापित किया था, तो ये क्या था, काराकोरम। कहाँ क्या था, काराकोरम। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। 16 नंबर है इटालियन यात्री मार्को पोलो किसके काल में भारत आया था। किसके काल में आया था, भारत का चीन आया था। ये कहाँ का, कुबलई खां कहाँ चीन का है, तो वहाँ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है मंगोलों के आचरण हेतु यास्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया था, तो ये हो गया चंगेज खान ने। मंगोलों के आचरण हेतु यास्सा का प्रतिपादन किसने किया, चंगेज खान ने। चंगेज खान का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1162 में। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो ये हो जाएगा आपका तिमुजिन। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, यानी बचपन का नाम प्रारंभिक तिमुजिन। चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना, तो ये बना 1206 में। 1206 में सल्तनत काल भी शुरू हो गया था, वही है। चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु कितना था, तो कितना था, तो 72 साल।
चलिए, कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की नींव डाली। कुबलई खान ने चीन में कौन सा वन? युआन वंश की नींव डाली। तो कब डाली थी? ये डाली थी 1271 में। कुबलई खान के काल में विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज़ का नोट कब चलाया? तो ये चलाया 1260 में। कुबलई खान के काल में विश्व के इतिहास में पहली बार कागज़ का मुद्रा ऐसे जान लो चीन में 1260 में। यायावर का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है घुमक्कर। यायावर मतलब घुमक्कर। ओगोदोई किसका पुत्र था? ओगोदोई किसका पुत्र था? चंगेज खां का। फिर है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो ये हो जाएगा 1227 में। और ओगदोई हो गया। और कुबलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? किस वर्ष बैठा था? 1260 में। चंगेज खां की मृत्यु 1227, कुबलई खां किस बार? 1260 में। मंगोलिया गणराज्य कब बना? कब बना था? तो ये बना था 1921 में। मंगोलिया गणराज्य कब बना? 1921 में। इस तरह से यायावर मंगोल का साम्राज्य 13वीं से 14वीं शताब्दी, यानी कि 13वीं से 14वीं शताब्दी तक हमने अभी चर्चा किया। कुबलई खां विशेषकर चीन से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है पश्चिमी यूरोप की 3 व्यवस्थाएं। हम चर्चा करेंगे कहाँ? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप की जो है ना कि 3 व्यवस्था कौन कौन है? ये कहाँ से पढ़ेंगे? 9वीं से 16वीं सदी। 9वीं से 16वीं। अभी जो हम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ये बताएंगे पश्चिमी यूरोप, यानी यूरोप में जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे 3 व्यवस्थाएं हैं। और वो 3 व्यवस्था क्या है? और 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपके पास है, पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक सम्राट पोप लियो। कौन था? पोप लियो तृतीय। पोप लियो तृतीय ने स्वर्ण मुकुट पहनाकर किसे घोषित किया था? तो ये हो जाएगा आपका शार्लमेन। किसको? शार्लमेन को। किस शासक ने 500 ईस्वी में फ्रैंक राज का निर्माण कर ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो क्या? क्लोविस। क्या? क्लोविस। किस शासक ने 500 ईस्वी में फ्रैंक राज्य का निर्माण कर ईसाई धर्म ग्रहण किया? क्लोविस ने। 3 नंबर सवाल कहता है कि किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। तो ये हो जाएगा शार्लमेन। 5 क्या है? ये 5 जो है ये क्या है? 5 ये है आपका जागीर। 5 मतलब जागीर। निम्न में से कौन सामंतवादी अधिक्रम में आता है? तो कौन आता है? तो ये आता है राजा, ड्यूक या अर्ल, बैरम। राजा, ड्यूक, बैरम, इनमें से सभी। चलिए 6 नंबर सवाल कहता है कि सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ किसे कहा जाता है? भूदास को। किसको? भूदास, यानी भूमि का जो दास होता है उसे कहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? निर्वाह व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। निर्वाह अर्थव्यवस्था। प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे। प्रांतों के प्रमुख जो धर्माधारी होते थे उसे क्या कहते थे? आर्क बिशप। आर्क बिशप यानी कि प्रांत, जिला का जो मेन धर्माधिकारी होता था आर्क बिशप। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी। किसे? ग्रिगोरी। लुई 14वां निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभवतः बनाया? तो किसने बनाया? रिस्लू एवं मेजारिन। लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? रिस्लू एवं मोजारिन ने। 11 नंबर कहता है जॉन ऑफ आर्क का संबंध किस देश से है? जॉन ऑफ आर्क का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? फ्रांस से। सामंतवादी अधिक्रम के सबसे निचले पायदान पर कौन आता है? तो कौन आता है? ये हो जाएगा नाइट्स। 13 नंबर कहता है निम्न में से किस पोप ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री आरंभ की? पाप मोचन पत्रों की। तो ये हो जाएगा
लियो दशम। किसने? लियो दशम। 14 नंबर सवाल कहता है मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी से। होल्ड्रिक ज्विंगली का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। किससे? स्विट्जरलैंड। होल्ड्रिक ज्विंगली का संबंध किस देश से? स्विट्जरलैंड से। जॉन काल्विन का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। जॉन काल्विन फ्रांस से था। मूर्खत्व की प्रशंसा, मूर्खत्व की प्रशंसा ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है इरेस्मस। द फेज ऑफ फोली। क्या है? द फेज ऑफ फोली। 18 नंबर सवाल कहता है 1000 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या कितना था? तो ये कितना था? 420 लाख मात्र। पोप लियो दशम 1513 से 1521, 1513 से पोप लियो का जो समय था 1513 से 1521 प्रति माह जुए में खर्च करता था। ओ माय गॉड। 19 नंबर का हो जाएगा आपका 6000 ड्यूकेट। सोचिए पोप लोग लियो दशम जो था 1513 से 21 में प्रति महीना खर्च करता था इतना, जो बहुत बड़ी रकम था। जॉन हस को खूंटे से बांधकर कब जिंदा जला दिया? जॉन हस को खूंटे से बांधकर कब जिंदा जला दिया? तो ये हो जाएगा आपका 1415। पोप पॉल तृतीय ने इटली के टेंट नामक स्थान पर, इटली में एक टेंट नामक स्थान है, एक परिषद का आह्वान किया। कब क्या था? तो ये क्या था? 1545 में। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजवंश, ये इंपॉर्टेंट याद है, स्टुअर्ट राजवंश का अस्तित्व कब आया था? ये आया था आपका 1603 में। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 नवंबर 1480। मार्टिन लूथर, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1480। 24 नंबर कहता है कि ग्रिगोरी रोम का पादरी नियुक्त किया गया। ग्रिगोरी रोम का पादरी नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है 590 में। ग्रिगोरी रोम का पादरी नियुक्त कब किया गया? 590 में। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो ये किया फ्रांस। पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये है इटली में। कहाँ है? इटली में। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मेनर। बड़े सामंत का जो घर रहता था उसको क्या कहता था? मेनर। क्या कहा जाता था? मेनर। 28 नंबर सवाल कहता है जर्मनी किस महादेश में है? तो किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? तो किसने काम किया? मार्क स्लॉक ने। ईसाई धर्म का प्रथम पोप कौन था? तो कौन था? ये था ग्रिगोरी। कौन था? ग्रिगोरी। 31 नंबर सवाल कहता है कि मार्क ब्लॉक कौन था? ये मार्क ब्लॉक कौन था? तो ये कौन था? ये था इतिहासकार। मार्क ब्लॉक कौन था? इतिहासकार। संत बेनेडिक्ट और क्लूनी कौन थे? संत बेनेडिक्ट और क्लूनी कौन थे? तो कौन थे? तो चर्च थे। संत बेनेडिक्ट और क्लूनी कौन थे? चर्च थे। मोंक और नन रहते थे। मोंक और नन कहाँ रहते थे? ये रहते थे आपका चर्च में, मोंक और नन। फ्रांस के समाज में प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो कौन आते थे? तो पादरी आते थे। और अंतिम सवाल सॉल्सबरी कैथीड्रल। सॉल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है? तो ये है आपका इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। अब नेक्स्ट सवाल जो है, ये अगला चैप्टर है यूरोप की प्रवर्तित सांस्कृतिक परंपरा 14वीं से। ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 14वीं से 17वीं सदी। इस बीच में हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है चैप्टर यूरोप की प्रवर्तित सांस्कृतिक परंपरा। यूरोप बदल रहा था, यूरोप में सांस्कृतिक बदल रहा था, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे BPSC 2.0 में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जैसा कि कहा गया है कि 11, 12 और उससे प्लस में, तो ये 11th का चैप्टर है। 11th जो है कि 11th क्लास का बुक का जो है कि हिस्ट्री का
बुक जो है और उसी से लिया गया है, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको आएगा और 12th क्लास का। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूरोप में कुस्तुतनिया पर तुर्कों के विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तुर्कों ने यह विजय कब प्राप्त किया? 1453। कब किया? 1453। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। रोम में क्या है? सेंट पीटर्स गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद आर्किटेक्ट को जाता है? किसको जाता है? ये है ब्रामते, माइकेलेंजेलो, राफेल और इनमें से सभी। 9 नंबर सवाल कहता है, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद हान के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार मूर्तिकार, वास्तुविद भी था, चित्रकार भी था और मूर्तिकार भी था। तो कौन था? ये हो जाएगा आपका माइकेलेंजेलो। कौन था? माइकेलेंजेलो। अंतिम भोज, द लास्ट सपर, अंतिम भोज का अंग्रेजी होता है द लास्ट सपर का नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? लियोनार्डो दा विंसी। 5 नंबर सवाल कहता है कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो कौन था? तो ये होगा पुनर्जागरण कालीन में अगर बोला जाए मूर्तिकार तो दोनों लेल्लो, माइकेलेंजेलो और गेवर्ती, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। दांते के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन को दांते द्वारा डिवाइन कॉमेडी रचना किया गया है। दांते की तुलना यूनानी कवि होमर के साथ की जाती है। दांते को इतालवी कविता का जन्मदाता कहा जाता है। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी। 7 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। क्या कहता है? दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु पूर्णतः आधुनिक न होकर मध्यकालीन थी। बिल्कुल सही बात। पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क था, क्योंकि उनकी कविताओं में आधुनिकता एवं नवीन दृष्टिगोचर होती। सही बात है। पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य जियोवानी बोकासियो ने किया, जिसका श्रेष्ठ कृति डेकेमेरॉन थी। उपयुक्त में से सभी, ये बिल्कुल सभी हो जाएंगे। 8 नंबर सवाल कहता है, बाइबिल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक का नाम क्या था? 8 नंबर सवाल है आपके पास कि बाइबिल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, यानी कि बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी कौन बन गया? तो इरेस्मस द्वारा लिखी मूर्खत्व की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फोली। इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के विश्वविख्यात कवि नाटककार विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 तक में कौन सी कृति लिखी? तो इसमें हो जाएगा सभी। हेमलेट, रोमियो जूलियट, मैकाबेथ, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। कौन था? ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन राजनीतिक चिंतक दांते, मैकियावेली, हॉब्स। ऑप्शन नंबर डी। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? मोनालिसा ने क्या लिखा है? तो ये लिखा है लियोनार्डो दा विंसी। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया? तो किसने किया? तो चौसर ने। कैंटरबरी टेल्स की रचना चौसर ने किया। पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? पुनर्जागरण इटली में आरंभ हुआ। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका दांते। यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु बताना है। तो ये हो जाएगा मानवतावाद। मानवतावाद का जनक किसे माना गया है? तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क को माना गया है। डेकेमेरॉन किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? बोकासियो की। किसकी कृति है? बोकासियो की। 18 नंबर सवाल है, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है 1453 ईस्वी से। तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गया था? इटली पहुँच गया था। टॉमस मूर ने यूटोपियन का प्रकाशन कब किया था? तो कब किया था? ये हो जाएगा 1516। लूथर ने बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद कब किया? तो कब किया? तो ये हो जाएगा 1522 ईस्वी में। 22 नंबर सवाल कहता है कि इसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। तो किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? तो विलियम शेक्सपियर। सौरमंडल के ग्रहों का गति संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ये क्या था? केप्लर ने। द पाइटा नामक चित्र किसकी है? ये है आपका माइकलएंजेलो। 25 नंबर सवाल कहता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनोपो नामक पुस्तक की रचना किसने किया?
द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनोपो, इसके किसने किया? ये हो जाएगा जैकब बर्कहार्ट। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया? 1453 में। अराबाकी लुकाइयों के लोग कहाँ रहते थे? अराबाकी लुकाइयों के लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे ब्राज़ील में, सॉरी अराबिको है तो ये कैरिबियन की द्वीप समूह में, किसमें? कैरिबियन के द्वीप समूह में। और 28 नंबर इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया? कोपरनिकस ने क्या था? चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है जो ये है यूरोपियों द्वारा समुद्री यात्रा, यानी कि जिसमें क्या कहता है वास्को डी गामा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यात्रा, संस्कृतियों का टकराव इसमें, और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको अच्छी तरह से हमको पढ़ना चाहिए। चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है, यूरोपियों द्वारा समुद्री मार्गों की खोज का प्रेरक तत्व था, क्या था प्रेरक तत्व? तो ऑप्शन, उस्मान तुर्कों द्वारा 1433 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर यूरोपों का एशिया के साथ व्यापार स्थल मार्ग बंद कर देना 1453। मार्को पोलो की यात्रा विवरणों से प्रेरणा, स्पेन व पुर्तगाल के शासकों की समुद्री खोजों में व्यक्तिगत रुचि, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। पुर्तगाल के शासक कौन थे? हेनरी। 1394 से 1460 को नाविक हेनरी अथवा नौका चालन हेनरी क्यों कहा जाता था? क्योंकि भौगोलिक समुद्री खोजों में इनकी अत्यधिक रुचि थी एवं इसने एक नौचालन स्कूल भी स्थापित किया। इंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज जहाज़ किसने बनाया? इंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज नामक जहाज़ किसका था? तो किसका था? ये था कोलंबस का। 4 नंबर सवाल कहता है कि कोलंबस किस देश का नाविक था? तो किस देश का नाविक था? जिनोआ, इटली का नाविक कोलंबस भारत की खोज अभियान पर जाने हेतु पुर्तगाली शासक का सहयोग क्यों नहीं प्राप्त कर सका? क्योंकि पुर्तगाली शासक इटली वासियों से नाखुश था, क्योंकि कोलंबस अत्यधिक जहाज़ों की मांग कर रहा था, क्योंकि कोलंबस ने पुर्तगाली शासक के आगे झुककर अभिवादन करने से इनकार किया, क्योंकि कोलंबस ने अपने मानचित्र में यूरोप से जापान की दूरी अत्यंत कम दिखाई दिया था, पुर्तगाली भूमिताओं ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो बिल्कुल यही सही होगा। 6 नंबर सवाल कहता है कि अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर क्यों रखा गया? सवाल ये है कि अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ा है आज अमेरिगो वेस्पुची के ही नाम पर क्यों रखा गया? क्योंकि सर्वप्रथम अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका की खोज की, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की खोज के उपरांत वो अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण की सिल्लियाँ यूरोप लाया था। उसने अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शियों में समुद्री खोजों की प्रभावकारी व्याख्या द्वारा यूरोप को अमेरिका के महत्व से परिचित किया। तो बिल्कुल यही होगा सही। 7 नंबर सवाल कहता है कि मैगलन 1519 में 5 जहाज एवं 300 व्यक्तियों के साथ विश्व परिक्रमा पर निकला, मगर फिलीपींस में उसकी मृत्यु हो गई। तब उसका कौन सा साथी एक जहाज विक्टर एवं 18 व्यक्तियों के साथ वापस 1522 में स्पेन के सेविल बंदरगाह तक लौट पाया? तो ये हो जाएगा देल कानो, यानी कि तो ये तो मर ही गया था, इसका सहयोगी था देल कानो, वही वापस लौटा। सवाल नंबर अगला, एज़टेक संस्कृति अमेरिका का विनाश 1519 में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये हो गया कार्टेज। किसके द्वारा? कार्टेज। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इनका सभ्यता का विनाश 1532 में किसने किया? तो किसने किया? फ्रांसिस्को पिजारो। किसने? फ्रांसिस्को पिजारो ने। विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये किसे जाता है? ये हो जाएगा मैगलन, देल कानो और फ्रांसिस ड्रेक, इन सब ने मिलकर क्या किया? विश्व का चक्कर लगाया था। 11 नंबर सवाल का था 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनाया? ग्वाटेमाला का, तो ये हो जाएगा माया ने। किसने बनाया? माया ने। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? किस देश का नाम पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो ब्राज़ील का नाम। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। 14 नंबर सवाल कहता है कि अमेरिका की खोज किसने किया? तो किसने किया? कोलंबस ने किया। 95 थीसिस की रचना का वर्ष है। 95 थीसिस रचना का वर्ष कब है? तो ये हो जाएगा 1517। पोप ग्रिगोरी त्रयोदश के ग्रेगोरियन कैलेंडर कब आरंभ हुआ?
तो कब आरंभ हुआ? तो ये 1582 में आरंभ हुआ। 17 नंबर सवाल कहता है किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर को। किसको? भूमध्य सागर। पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हेनरी को। किसको कहा जाता है? हेनरी को। 1410 में लिखी गई पुस्तक इमगो मुंडी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इतिहास। क्या कहा जाता है? इतिहास। माया सभ्यता इतिहास आरंभ होता है। माया सभ्यता इतिहास 1500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। 21 नंबर का आता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज 11 अक्टूबर 1492 में किया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज, ये आपका मिस प्रिंट है, तो यहाँ होगा 1492 11 अक्टूबर। नेक्स्ट है माया संस्कृति में एक वर्ष में दिनों की संख्या होता था। एक वर्ष में माया संस्कृति जो था, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता था? ये होता था आपका 365। माया संस्कृति में एक वर्ष में माह कितने होते थे? तो ये होता था माह 18। माया से एक वर्ष में कितने महीना? हमारे यहाँ पे क्या होता है? एक वर्ष में 12 महीना, लेकिन वहाँ एक वर्ष में कितना होता था? 18। माया संस्कृति में एक माह में कितने दिन होता था? तो कितने दिन होता था? ये होता था 20 दिन। अब देखिए हमारे यहाँ पे एक महीना में कितना होता है? 30, 31, 28, और यहाँ कितना था? 20 दिन। यानी कि माया संस्कृति में एक माह में कितने दिनों की संख्या होता था? 20। कितना होता था? 20 होता था। चलिए 25 नंबर सवाल कहता है फ्रांसिस्को पिजारो ने इंका सभ्यता को नष्ट कब किया था? तो ये हो जाएगा आपका 1532। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1380 में। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो ये लगाया मेगलन ने। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है। और कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो कहाँ गाड़ा था? तो इंडीज में। और इंका सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी रे? दक्षिण अफ्रीका में। इंका सभ्यता कहाँ थी? दक्षिण अफ्रीका में। इस तरह से ये यूरोपीय द्वारा समुद्री यात्रा एवं संस्कृति का टकराव, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा और एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा। पूरा 11th चैप्टर क्लियर हो जाए, 11th बुक हिस्ट्री का। और कोशिश करेंगे फिर से एक बार इसका रिपीट बनाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 में फ्रांस के किस समाजवादी नेता ने किया? 1837 में किसने किया था? ये क्या था? लुई प्लेनकुई ने। वह आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त एवं तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। यह परिभाषा किसकी देन है? तो यह परिभाषा किसकी देन है? तो ये है श्रीमती LCL नॉल्स। किसका है? ये वो आर्थिक एवं शिल्प मनोविज्ञान, ये आपका हो जाएगा एक्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये ए नंबर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के माध्यम से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ था। सर्वप्रथम इंग्लैंड में वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार किया। उपयुक्त में से सभी सही है। 6 नंबर सवाल कहता है औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपवासी उपनिवेश की स्थापना में जुट गए। इनमें सभी कारण जुट गए। कच्चे माल की प्राप्ति हेतु, निर्मित माल की खपत हेतु, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु। 1733 में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई। फ्लाइंग शटल 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? सवाल ये है, तो होगा जॉन के। 8 नंबर सवाल कहता है कि सर्वप्रथम भाप का इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? जेम्स वाट को। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका मैकडम। किसने? सड़क जो बनता है, जो हमारे यहाँ जो सड़क है पूरे विश्व में, ये किसकी देन है? मैकडम की देन है।
10 नंबर सवाल का था 1807 में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चालित नौका क्लेमोर्ट का आविष्कार किया। 1807 में अमेरिका ने प्रथम भाप चालित नौका क्लेमार्टो, क्या नाम है, क्लेमोर्ट का आविष्कार किया। तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट फुल्टन। औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई। पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई थी। कब हुआ था। 1815 में। कब हुआ था। 1815 में हुआ था। सॉरी, ये पहली बार रेलगाड़ी का लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई थी ना। ये हो जाएगा 1830। सॉरी, ये क्या हो जाएगा 1830। औद्योगिक क्रांति किस सदी में संपन्न हुई, मतलब शुरू हुई थी। तो ये हुआ था आपका 18वीं सदी में। 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने। स्पिनिंग 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। हारग्रीव्स। जोहानसन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया। तो कब किया था। 1453 में। कब किया। 1453 में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा था। तो किसको छापा था। बाइबल को छापा था। एडवर्ड कार्टराइट ने वाष्प चलित पावर लूम बनाया था। एडवर्ड कार्टराइट ने वाष्प चलित पावर लूम जो कपड़े की बुनाई करता है वो कब हुआ था। 1785 में। एल व्हिटनी ने कपास से बिनोला निकालने का मशीन एल व्हिटनी ने कपास से बिनोला निकालने की मशीन कॉटन जिन बनाई। कॉटन जिन कब बनाई। तो कब बनाई थी। 1793 में। कब बनाई। 1793 में। 19 नंबर सवाल है रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र कब क्या था। तो 1825 में। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था। तो कब क्या था। तो ये हो जाए 1876 में। सैमुअल कोर्स ने तार यंत्र का आविष्कार कब। सैमुअल कोर्स ने किसका। तार यंत्र ना तार पहले चलता था टेलीफोन से पहले। तो वह कब किया। तो 1844 में। 1844 में। 22 नंबर का आता है जेथरो टूल ने बीज बोने के लिए ड्रिल यंत्र का आविष्कार किया। बीज बोना तो ड्रिल यंत्र का आविष्कार किया। तो ये क्या था। 1701 में। जर्मनी में औद्योगिकरण का दशक कहा जाता है। जर्मनी में औद्योगिकरण दशक जो 10 साल का होता है वो कब माना जाता है। तो ये माना जाता है 1850 से 1860। माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार किया। तो आप बताइए ये कब किया था। तो ये हो गया आपका 1800। कब हुआ। 1800 ईस्वी में। 25 नंबर सवाल कहता है किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया। धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया। ये होगा अब्राहम डर्बी। किसे। डर्बी को। 26 नंबर का था लंकाशायर कहाँ है। तो लंकाशायर कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा 26 नंबर है। ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड में है। लिवरपूल स्थित है। लिवरपूल कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। लिवरपूल कहाँ है। इंग्लैंड में है। गुटेनबर्ग छापाखाना का आविष्कार कौन था। तो ये गुटेनबर्ग। छापाखाना का आविष्कार कौन था। गुटेनबर्ग। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो चीन में। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। चीन में। और फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया। ये हो जाएगा जॉन के। किसने किया। जॉन के ने किया। इस तरह से देखा जाए तो ये औद्योगिक क्रांति जो हमने इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बार देखिएगा तो बहुत है कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और आने वाला 11, 12 जो एग्ज़ाम होगा BPSC 2.0 ये बहुत ही। और हमारे पास तो कम समय है, मात्र अभी हमारे पास और 20 से 22 दिन के अंतर में ये हो जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और ज़रूरतमंद को भी शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट जो है आपके पास, चलिए जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है आपका अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया मूल निवासी जो वहाँ रहते थे उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था। यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था। इनमें से सभी हो जाएगा। कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल का खपत, ईसाई धर्म का प्रचार। 1494 में टोरडेसलाम संधि किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका स्पेन व पुर्तगाल के बीच उपनिवेश की स्थापना संबंधित। उस स्पेन और पुर्तगाल के बीच क्या हुआ था। टोरडेसलास संधि 1494 में।
3 नंबर सवाल कहता है कि वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दिया। तो किसे दिया? ड्रैक। किसको? ड्रैक को। इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मोड को किस सन में परास्त किया? किस सन में परास्त किया? 1588 में। वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? जेम्स प्रथम के नाम पे। सॉरी, ये हो जाएगा आपका अविवाहित रानी एलिजाबेथ। वर्जीनिया उपनिवेश नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा? अविवाहित रानी एलिजाबेथ। 16 नंबर सवाल कहता है कि 1620 में जेम्स प्रथम के अत्याचारों से तंग आकर लगभग 200 प्यूट्रिन मेफ्लावर नामक जहाज में बैठकर उत्तरी अमेरिका पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने कौन सा उपनिवेश स्थापित किया? तो ये हो जाएगा आपका प्लाईमाउथ। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे मैरीलैंड में। कहाँ पे हुआ था? मैरीलैंड में। 8 नंबर सवाल कहता है कि आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज किया। तो कब क्या था? तो 1642 में। तस्मानिया का नाम उसके खोजकर्ता आबेल तस्मान के नाम पर रखा गया। वह तस्मानिया कहाँ स्थित है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के नीचे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे मावरियो। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? मावरियो। 11 नंबर सवाल का था ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया। जॉन बिक्सन ब्रूस द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? तो किसकी की? अब्राहम लिंकन। जॉन बिक्स ब्रूस के द्वारा अब्राहम लिंकन की हत्या कर देगी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया? तो कब आरंभ किया? 1740 ईस्वी में। कब किया? 1740 में। दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861-65 के बीच किस देश में गृह युद्ध हुआ? 1861-65 में। तो किस में हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? गोल्ड रश अमेरिका किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा कैलिफोर्निया। कौन सा? कैलिफोर्निया। कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? 1876 में बना। कब बना? 1876 में बना। 17 नंबर सवाल का था इंग्लैंड के क्वेकर ने पेंसिल्वानिया नामक बस्ती की स्थापना की थी। पेंसिल्वानिया में बस्ती की स्थापना किया था 1681 में। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण 7 वर्षीय युद्ध हुआ। इंग्लैंड फ्रांस के बीच जो है ना औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण 7 साल का युद्ध हुआ। तो वह क्या कहा? कब से कब? 56 से 63। 1756 से 63। इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की। अमेरिका का उत्तरी तट की खोज किया। कब किया था? 1497 में। कब किया? 1497। 20 नंबर सवाल कहता है कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सिडनी बंदरगाह में प्रवेश किया। यानी कि सिडनी बंदरगाह में प्रवेश किया। तो कब किया था? तो ये हो जाएगा 1770। अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हो गया। कब यह आरंभ हो गया? 12 अप्रैल 1861। 12 अप्रैल 1861 को क्या हो गया था? अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 22 नंबर कहता है अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कब बना था? तो ये बना था आपका 4 मार्च 1861 को। कब बना था? 4 मार्च 1861। ऑप्शन नंबर बी। जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति बना। जेफरसन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो कब बना? तो ये बना 4 मार्च 1801 को। अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के नायक वाशिंगटन की मृत्यु हो गई। जॉर्ज वाशिंगटन की मृत्यु जो हुआ था तो कब हुआ था? ये हुआ था 14 दिसंबर 1799 को। और अंतिम सवाल है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? किसको कहा था? ये थॉमस जेफरसन। अमेरिका किस राष्ट्रपति ने मूल निवासी को आभासी नस्ल कहा? तो थॉमस जेफरसन। चलिए तो अगला नेक्स्ट जो और अंतिम है ये चैप्टर 11th क्लास का हिस्ट्री का। तो ये है आपका आधुनिकीकरण की ओर कदम चीन जापान। ये दो के बारे में हम अभी डिस्कस करें, चीन और जापान। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसको अच्छी तरह से देखिएगा। इससे पहले जो अभी देखे थे इसको भी अच्छी तरह से देखिए। और आशा है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा
क्योंकि शेयर करने से जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाएगा इसका भरपूर फ़ायदा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था। तो मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1644 में। 1514 में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो ये क्या था? पुर्तगाल ने। 3 नंबर सवाल कहता है कि मंचू सम्राट कांग हसी ने किस सन में यूरोपियों को चीन के तटवर्ती बंदरगाहों से व्यापार की अनुमति प्रदान की? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1685 में। मंचू सम्राट चियनलुंग ने 1757 में एक राजाज्ञा जारी कर यूरोपीय व्यापार किस बंदरगाह तक सीमित कर दिया? तो किस तक कर दिया? कैंटन तक। किस तक कर दिया? कैंटन तक। 5 नंबर सवाल कहता है कि 1752 में यूरोपियों से व्यापार करने का अधिकार कोहांग माध्यम को दिए गए। यह कितने व्यापारियों का समूह था? ये कितने व्यापारियों का समूह था? तो ये था आपका 13 व्यापारियों का समूह। 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे? तो चीन से क्या खरीदते थे? तो ये खरीदते थे चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन, इनमें से सभी। चलिए 7 नंबर का था, अब प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई? प्रथम अफीम युद्ध, तो कौन सी संधि हुई? नानकिंग संधि। प्रथम अफीम युद्ध के 8वां नंबर, प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार हेतु खोले गए। द्वितीय अफीम युद्ध के पश्चात कितने नवीन बंदरगाह खोले गए? तो कहने का है प्रथम अफीम युद्ध में 5 गो बंदरगाह, तो द्वितीय अफीम में कितने गो बंदरगाह खोले गए थे? तो कितने गो खोले गए थे? तो ये हो जाएगा आपका 11 बंदरगाह। कितना बंदरगाह? 11। पहले 5 बंदरगाह तो बाद में 11 बंदरगाह। 9 नंबर सवाल कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? तो कब आत्मसमर्पण किया? 2 सितंबर 1945 को चीन के जापान ने, है ना, जापान ने। चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति कब हुई? 1911 ईस्वी में। 11 नंबर सवाल कहता है कुओमिन्तांग दल का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो डॉक्टर sun यat-sen। जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य में है? तो ये आपका आ जाएगा सुदूर पूर्व में है। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया? 1945 में गिराया। 14 नंबर सवाल कहता है कि जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन था? तो पहले यूरोपीय कौन था? तो ये था पुर्तगाल। जापान और चीन किस क्षेत्र के देश है? तो ये है सुदूर पूर्व। क्योटो का नया नाम क्या है? क्योटो का नया नाम है टोक्यो। क्योटो का नया नाम क्या है? टोक्यो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 नंबर सवाल कहता है कि अमेरिका ने कमाडोर पेरी को कब जापान भेजा? कब भेजा? तो ये हो जाएगा आपका 1853। सिडनी कहाँ स्थित है? तो सिडनी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। 19 नंबर कहता है चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय जो कि आदि मानव से संबंधित रखता था, तो ये हुआ था 1902 में। कोमिंटर्न का अन्य नाम क्या था? कोमिंटर्न का अन्य नाम था तृतीय अंतर्राष्ट्रीय। क्या नाम था? तृतीय अंतर्राष्ट्रीय। 21 नंबर सवाल कहता है कि कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन हुआ था 1919 में। कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय। माओ त्से तुंग किस पार्टी का था? तो माओ त्से तुंग किस पार्टी का था? तो ये हो जाएगा साम्यवादी। माओ त्से तुंग साम्यवादी से संबंधित था। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में। कोहांग क्या है? तो कोहांग क्या है? तो ये है आपका 13 व्यापारियों का समूह। कोहांग क्या है? 13 व्यापारियों का समूह। चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो ये हो जाएगा हुंग सियू चुआग। साम्यवादी नेता ट्रस्ट की किस देश के थे? ट्रस्ट की किस देश के थे? तो ये हो जाएगा रूस के थे। तुंगची की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1875। डॉक्टर sun yat-sen ने जापान में तुंग मेघुई नामक संस्था की स्थापना किया था, कब क्या था? 1905 में। कब क्या था? 1905
5 में। 29 नंबर है युवान शिकाई की मृत्यु। युवान शिकाई की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 जून 1916, 6 जून 1916। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1925। डॉक्टर सन्यात की मृत्यु 12 मार्च 1925 को हुआ था। चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 21 नवंबर 1949, चीनी जनवादी। 32 नंबर सवाल कहता है जापान के सम्राट द्वारा नया संविधान लागू कब किया गया? तो कब किया गया? तो 11 फरवरी 1884 को। कब किया गया? 11 फरवरी 1884। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान दिया? तो कब दिया? 1930। कब दिया? 1930। 34 नंबर कहता है ताइवान चीन से कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? 1949। कब अलग हुआ? 1949। 1911 में मंचू राजवंश को समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा चियांग करशेक। तो गाइज ये मैंने 11th क्लास का पूरा निचोड़ अभी आपके बीच रखा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव हुआ हो सका मैंने 1.5 घंटे के अंदर में इसको ख़त्म करने का कोशिश किया, और आशा है कि आप लोग इसको ज़रूर है कि शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब करना है तो वो भी कर सकते हैं। विशेष बस आप लोग BPSC 2.0 को अच्छी तरह से पढ़े। 11-12 में बहुत भीड़ कम है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से दिन रात एक करें। अभी की तैयारी भविष्य आपको बदल देगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।